मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, पेशानी पे मेरे हिंदुस्तान लिख देना। ये शेर है राहत इंदौरी साहब का, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। राहत इंदौरी साहब के बारे में जितना कहा जाए कम है। राहत इंदौरी नाम सुनते ही जिसकी आवाज़, जिसकी शायरी दिल को राहत दे दे, वो जिंदा दिल शायर अब हमारे बीच नहीं रहा, सिर्फ जिस्मानी तौर पे, वरना हमारे बीच वो एक आवाज़ बन के हमेशा हमेशा के लिए रहने वाले हैं। राहत इंदौरी साहब को याद करने बैठे या उनके बारे में पढ़ने बैठे तो जाने कितने किस्से जहन में आते हैं, जाने कितनी बातें सामने आ जाती हैं। कहते हैं ना कि बड़ा शायर वो है जो शेर बतौर शायर नहीं बल्कि बतौर आशिक है। जब लोग राहत इंदौरी साहब को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें एक ऐसा शायर नज़र आता है जो अपना हर शेर बतौर आशिक कहता है। वह आशिक जिससे अपने अदब के दम पर आज के हिंदुस्तान में आवाम की बेपनाह महबूबियत हासिल की। शायरी को लेकर गालिब, मीर, ज़ौक़, फैज़, इकबाल आदि कई मुताले के विषय हैं, यानी कि अध्ययन के विषय हैं और हमेशा रहेंगे। इन सब के रिसर्च के बिना तो शेर शुद्ध लिखना और गज़ल समझना भी दूर की बात है। लेकिन गालिब, मीर, ज़ौक़, फैज़ और इकबाल जैसे बड़े शौराओं के अलावा आज हिंदी उर्दू के कैनवास अगर इतना बड़ा हुआ है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि अदब की मशाल राहत इंदौरी जैसे शायर ने अपने हाथ में थामी। यह सच है कि साहित्य इमारतों में पैदा नहीं होते, उन्हें गंदी बस्तियों में जाकर फणीश्वरनाथ रेणु बनने के लिए आंचलिक सफ़र तय करना पड़ता है। उसे प्रेमचंद बनने के लिए मॉल की चकाचौंध छोड़कर किसी काश्तकारी करते होरी की तलाश में निकलना पड़ता है। उसे सादत हसन मंटो की तरह अरबाब निशात यानी कि कोठे वालियों की गलियों में भटकना पड़ता है। एक मोहब्बत में सफल हो जाने मात्र से साहित्य पैदा नहीं होता। साहित्य लिखने के लिए अमृता प्रीतम की तरह इमरोज़ को अपने घर की छत और साहिर को खुला आसमान बनाना पड़ता है। राहत साहब की सबसे ख़ास बात यही है कि उनकी शायरी मीर और गालिब की ज़मीन पर उपजी अपनी ही तरह की एक शायरी है। वो मीर और गालिब के ख़ानदान के ज़रूर हैं, लेकिन राहत साहब की पहचान उनकी अपनी है। उन्होंने तो ख़ुद भी कहा है, फिर वही मीर से अब तक के सदाओं का तिलस्म, फिर वही मीर से अब तक की सदाओं का तिलस्म है राहत कि मुझे कुछ तो लया लिखने दे। हर तारीख किसी न किसी वजह से ख़ास होती है। 1 जनवरी 1950 का दिन भी 2 वजह से बेहद ख़ास है। एक, इसी दिन आधिकारिक तौर पर होलकर रियासत ने भारत में विलय होने वाले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं इस तारीख के ख़ास होने की दूसरी वजह यह है कि 1 जनवरी 1950 को राहत साहब का जन्म हुआ था। वह दिन इतवार का था और इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 1369 हिजरी थी और तारीख 12वीं रबीउल अव्वल थी। इसी दिन रिफ़त उल्लाह खान साहब के घर राहत साहब की पैदाइश हुई, जो बाद में हिंदुस्तान की पूरी जनता के मुश्तरका गम को बयान करने वाले शायर हुए। जब राहत साहब के वालिद रिफ़त उल्लाह खान 1942 में सोनकच्छ देवास ज़िले से इंदौर आए तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन उनका राहत इस शहर की सबसे बेहतरीन पहचान बन जाएंगे। राहत साहब का बचपन का नाम कामिल था, बाद में उन्होंने नाम बदल कर राहतुल्लाह रख दिया। राहत साहब उनका बचपन काफ़ी मुफलिसी में गुजरा। वालिद साहब ने इंदौर आने के बाद में ऑटो चलाया, मील में काम किया, लेकिन उन दिनों आर्थिक मंदी का दौर था। 1939 से 1945 तक चलने वाले दूसरे विश्व युद्ध ने पूरे यूरोप की हालत ख़राब कर दी थी। उन दिनों भारत में भी कई मीलों में उत्पादन का निर्यात यूरोप से होता था।
दूर देशों में हो रहे युद्ध के कारण भारत पर भी असर पड़ा। मिलें बंद हो गई, वहाँ छटनी करनी पड़ी। राहत साहब के वालिद की नौकरी भी चली गई। हालत इतने ख़राब हो गई कि राहत साहब के परिवार को बेघर होना पड़ा। जब राहत साहब ने आगे कलम थामा तो इस वाक़े को एक शेर में बयां किया कि अभी तो कोई तरक्की नहीं कर सके हम लोग, अभी तो कोई तरक्की नहीं कर सके हम लोग, वही किराए का टूटा मकान है मियाँ। राहत साहब को लिखने पढ़ने का बड़ा शौक़ था, बचपन से ही रहा उनको लिखने पढ़ने का शौक़। पहला मुशायरा देवास में पढ़ा था। राहत साहब पर हाल ही में डॉक्टर दीपक रूहानी की किताब मुझे सुनाते रहे लोग वाक़या मेरा में एक दिलचस्प किस्से का जिक्र है, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ कि दरअसल राहत साहब जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे तो उनके स्कूल नूतन हायर सेकेंडरी स्कूल में एक मुशायरा होना था। राहत साहब की ड्यूटी शायरों की खिदमत करने की लगी थी। जहाँ निसार अख्तर वहाँ आए थे, राहत साहब उनसे ऑटोग्राफ लेने पहुँचे और कहा कि मैं भी शेर पढ़ना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। जहाँ निसार अख्तर साहब बोले, पहले कम से कम 5000 शेर याद करो। राहत साहब बोले, इतना तो मुझे अभी याद है। जहाँ निसार अख्तर साहब ने कहा, तो फिर अगला शेर जो होगा वो तुम्हारा होगा। इसके बाद जहाँ निसार अख्तर साहब ने ऑटोग्राफ देते हुए अपने पहले शेर का मिसरा लिखा कि हमसे भागा न करो दूर गज़लों की तरह। तो राहत साहब के मुंह से दूसरा मिसरा बेसाख्ता निकल गया, हमने चाहा है तुम्हें चाहने वालों की तरह। राहत साहब की एक ख़ास बात थी, आवाम के ख़यालात को बयां करने वाले शायर थे। राहत इंदौरी की सबसे ये ख़ास बात थी कि आवाम के जो ख़यालात थे उनको वो बयां करते थे। उस पर ज़बान और लहजा ऐसा कि क्या इंदौर और क्या लखनऊ, क्या दिल्ली और क्या लाहौर, हर जगह के लोगों की बात उनकी शायरी में होती थी। इसका एक उदाहरण तो बहुत पहले ही मिल गया था। साल 1986 में राहत साहब कराची में एक शेर पढ़ रहे थे और लगातार 5 मिनट तक तालियों की गूंज हाल में सुनाई देती रही। और फिर बाद में दिल्ली में वही शेर पढ़ते हैं तो ठीक वैसा ही दृश्य यहाँ पर भी आता है। अब के जो फैसला होगा यहीं पे होगा, हमसे अब दूसरी हिजरत नहीं होने वाली, ये शेर था उनका। और शायर जो होता है वो जनरली किसी कौम का नहीं होता है, सरहदों में नहीं होता है। राहत इंदौरी साहब ने के बारे में कई बार ये इल्ज़ाम भी लगते रहे कि वो मुस्लिमों की बात कहते हैं और मुस्लिमों की बात करते हैं क्या, क्योंकि जब राहत इंदौरी साहब ने बाबरी मस्जिद ढहाए जाने को लेकर एक शेर कहा तो उन्होंने कहा था कि टूट रही है हर दिन मुझ में एक मस्जिद, टूट रही है हर दिन मुझ में एक मस्जिद, इस बस्ती में रोज़ दिसंबर आता है। यहाँ अगर आप ये कहेंगे कि राहत साहब सिर्फ मुसलमानों का दर्द बयां कर रहे हैं तो ये सरासर गलत होगा, क्योंकि यहाँ बात किसी कम्युनिटी की नहीं बल्कि उस विश्वास की है जो 1947 में भी हिंदुस्तान के साथ बना रहा। ये शेर उसी विश्वास के टूटने की दर्द को बयां करता है, वरना राहत साहब को मस्जिद से क्या लेना देना। उनका तो शेर है कि दरे मस्जिद पर कोई शे पड़ी, दरे मस्जिद पर कोई शे पड़ी, दुआए बेअसर होगी हमारी। उन्होंने तो श्री रामचरित्र मानस के कथानक में भी आए भ्रात प्रेमों पर कई मिसरे लिखे। 2 मिसरों में उन्होंने एक बयां कर दिया था कि मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में न दीवार उठे, मेरी ख्वाहिश है कि आंगन में न कोई दीवार उठे, मेरे भाई मेरे हिस्से की ज़मीं भी तू रख ले। आज के नौजवानों के शायर थे राहत इंदौरी साहब। किसी भी मुशायरे में अगर राहत साहब ये शेर पढ़ दें कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। अगर ये शेर पढ़ देते तो वहाँ में मौजूद हर नौजवान झूम उठता था। राहत साहब ने यही रिश्ता नई पीढ़ी से कायम किया और उनका एक शेर जो कई बार शायद टिकटॉक वगैरह कई मीम्स उनमें आपने सुना होगा कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर
जाने का नहीं, वो दुनिया है उधर जाने का नहीं। मानो आज की पीढ़ी को शायद ही कोई शायरी को जो चाहने वाला हो जिसे ये शेर याद न हो। नई पीढ़ी को राहत साहब के अशार इतने पसंद हैं कि उतनी ही उनके द्वारा फिल्मों में लिखे गए गाने भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं। आज हर कोई चोरी चोरी जब नज़रें मिली सुनता है तो दीवाना हो जाता है। ऐसे अनेक गाने जो नई पीढ़ी को राहत साहब के और करीब ले आते हैं। युवा पीढ़ी की ज़िंदगी इश्क और इनकलाब के आसपास से होकर गुजरती है। इश्क के रंग का तो ज़िक्र अभी हमने कर लिया, अब इनकलाब के रंग का ज़िक्र किया जाए। सबसे पहले मैंने जो शेर सुनाया था कि मेरी एक अलग पहचान लिख देना, माथे पे मेरे हिंदुस्तान लिख देना, ये उनका एक इनकलाबी शेर है। राहत साहब ने सियासत पर, मुल्क पर ऐसे ऐसे शेर आसान ज़बान में कहे कि हर युवा को वो मुँह जवानी याद है। राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण पर भी राहत साहब का एक शेर कितना मौजू है कि जो आज भी ऐसा लगता है कि जिंदा शेर है। बन के एक हादसा बाज़ार में आ जाएगा, बन के एक हादसा बाज़ार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र की मालूम नहीं, चोर उचक्कों की करो कद्र की मालूम नहीं, कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ऐसा ही एक शेर उनका और भी है जिसे राष्ट्रीय शेर कह देना कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर खिलाफ हैं तो हो जाने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं तो हो जाने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और हमारे मुंह से निकले, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी हैं, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत साहब आज मुशायरों की दुनिया के बड़े कामयाब और मकबूल शायर थे। वह उन शायरों में रहे जिनकी शायरी सिर्फ मुशायरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मेरे आपके घरों में सांस लेती हुई मालूम पड़ती है। अब चाहे वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी शायरी सदियों तक हर एक की ज़ुबां पर रहेगी। अपने आखिरी वक्त के लिए भी उन्होंने एक शेर लिखा कि जिसमें अगर उन्हीं की शायराना अंदाज में कहें तो राहत साहब ज़मींदार हो गए, आज ज़मींदार हो गए, क्योंकि वो ख़ुद अपने शेर में कह गए थे कि 2 गज़ ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज़ ही सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने मुझे ज़मींदार कर दिया। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।